तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 34। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। नवंबर 2025 में लॉन्च किए जाने वाले न्यू ग्लेन रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न्यू ग्लेन रॉकेट के बारे में, न्यू ग्लेन जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित एक प्रयोज्य 2 चरण रॉकेट है। ये बिल्कुल सही है। अगर जेफ बेजोस की बात करें तो यह अमेजॉन के मालिक भी हैं। इनका जो कंपनी है वो ब्लू ओरिजिन, इसके द्वारा जो रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है न्यू ग्लेन रॉकेट। अगला है, इसने नवंबर 2025 में चंद्रमा की ओर 2 नासा उपग्रहों को लॉन्च किया है। ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही। अगला है, नवंबर 2025 में किस संगठन ने सदस्य देशों के बीच आवागमन को सुविधा स्थित करने के लिए एक ऐतिहासिक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाड़ी सहयोग परिषद ने दिया है। और अफ्रीकी खाड़ी सहयोग परिषद की बात करें तो इसका स्थापना 1981 में हुआ था। इसमें कुल 6 देश सदस्य हैं। अफ्रीकी संघ की बात करें तो इसमें कुल 55 देश इसका सदस्य हैं। आसियान की बात करें तो इसका स्थापना 1967 में किया गया था। आसियान का 2025 का जो सम्मेलन है वह मलेशिया में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक की बात करें तो इसमें कुल 6 देशों, मतलब इसमें कुल देशों की संख्या 6 है। और बिम्स्टेक का छठा बैठक की बात करें जो 2025 में हुआ था, वो बैंकॉक थाईलैंड में उसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2025 में लॉन्च होने वाला एस्केपेर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें ब्लू और गोल्डन नामक 2 उपग्रह शामिल हैं। तो ये बिल्कुल सही है। यह नासा का मिशन है, तो यह भी सही है। मिशन का उद्देश्य मंगल के वायुमंडल का अध्ययन करना है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन, माउंट लेवोटोवी लाकी लाकी के विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यह जो माउंट लेवोटोगी लाकी लाकी विस्फोट हुआ है वो इंडोनेशिया में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है। यह प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में पर स्थित है, तो यह कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों कथन सही है। अगर भारत की बात करें तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि बैरन द्वीप है। यह अंडमान में स्थित है। अगला, रूट टैग 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो रूट टैग 2.0 के संबंध की बात करें तो यह CSIR का एक पहल है, तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह CSIR का एक पहल नहीं बल्कि यह विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक पहल है। और रूट टैग 2.0 की दूसरी वार्षिक समीक्षा बैठक IIT मद्रास में आयोजित की गई, तो यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका जो दूसरी बैठक और पहली बैठक की बात करें तो वह IIT दिल्ली में ही हुआ था, IIT दिल्ली। और इसका स्थापना की बात करें तो वह भी IIT दिल्ली के सहयोग से ही हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न तो 1 नहीं 2। अगला है, अक्टूबर 2025 में निम्नलिखित में से किन किन समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया हुआ है, तो प्राप्त हुआ है। तो समुद्र तट की बात करें तो ब्लू फ्लैग की बात करें तो भारत में कुल जो है 13 समुद्र तट को 2025 में ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है। और उसमें से नागांव, परनाका, गुहागर, लाटघर, श्रीवर्धनम ये सभी है। यह सभी की बात करें तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। जो भारत में 13 को मिला है उसमें सर्वाधिक महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला ड्रोन सिटी की न्यू कुर्नूल के पास वारकल औद्योगिक नोड में रखी गई हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नवंबर 2025 में आंध्र प्रदेश में स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है,
तो यह कथन भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन है 15 अक्टूबर 2025 को नायरा एनर्जी लिमिटेड की वाडीनार यानी जामनगर रिफाइनरी पर प्रतिबंध किस देश के सरकार ने लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन सरकार ने लगाया है। अगर भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी की बात करें तो वह जामनगर ही गुजरात में स्थित है, जिसमें से एक नायरा एनर्जी लिमिटेड नामक की जो फैक्ट्री थी उस पर ब्रिटेन के सहयोग से चल रहा था, ब्रिटेन ने अपना पक्ष उससे हटा दिया है। अगला त्रिसेवा अभ्यास TAC 2025 त्रिशल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारतीय नौसेना द्वारा अग्रणी सेवा के रूप में आयोजित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। यह अभ्यास बंगाल की खाड़ी और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। तो यह जो है कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि त्रिशूल के संबंध की बात करें तो इसका आयोजन थार मरुस्थल तथा कच्छ के रण में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 कथ्य सत्य है। अगला है 14 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का नया हब स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या में किया है। ये हब की बात करें तो ये 7वां नंबर का हब का स्थापना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जनजातीय गौरव दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जनजातीय गौरव दिवस 2025 भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो 2016 से आधिकारिक रूप से मनाया जा रहा है। तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि आधिकारिक रूप से बात करें तो 2021 से मनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 कथन सत्य है। अगला नागालैंड के पहले एक्वा पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अक्टूबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नागालैंड को मोकोचुंग जिले के तुजुडीकोंग में एकीकृत एक्वा पार्क को आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी है। ये बिल्कुल सही है। एकीकृत एक्वा पार्क मछली और बीज उत्पादन पर केंद्रित है। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही। अगला क्वेश्चन 1 से 2 अक्टूबर 2025 को 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में इसका आयोजन किया गया था। दुबई के अन्य सम्मेलन की बात करें तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में ही किया गया था। मुंबई की बात करें तो वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। नई दिल्ली की बात करें तो 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। रायसीना बैठक का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था और बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुबई। अगला अक्टूबर 2025 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत किन 3 प्रमुख बंदरगाहों को औपचारिक रूप से हरित हाइड्रोजन केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल तथा पारादीप तथा BO चितमनार बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दीनदयाल बंदरगाह की बात करें तो इसका अन्य नाम जो है कांडला बंदरगाह भी है, जो कि भारत का सर्वाधिक आयात निर्यात कांडला बंदरगाह से ही होता है। अगर भारत का सर्वाधिक आयात निर्यात अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो वह मुंद्रा बंदरगाह से होता है, जो कि अडानी ग्रुप लिमिटेड का है। बाकी BO चिदम्बरम बंदरगाह की बात करें तो इसका जो अन्य नाम हो जाएगा तूतीकोरिन बंदरगाह, इसी का नाम है। अगर प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो विशाखापत्तनम हो जाएगा, और मानव निर्मित की बात करें और सबसे गहरा तो वो हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन सितंबर 2025 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
तो इस सूचकांक में यूएसए को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस सूचकांक में जो है यूएसए को नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। यानी स्विट्जरलैंड जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट में प्रथम स्थान पे है। अगला, इसमें भारत को 38वां स्थान प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है। अगला, निस्तार के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ गलत कथन का चयन करना है। तो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गोताखोर पोत है, यह बिल्कुल सही है। निस्तार जो है भारत का स्वदेशी डिजाइन से पहला निर्मित गोताखोर पोत है। अगला, इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया, यह भी सही है। निस्तार इसका परीक्षण विशाखापट्टनम में किया गया, ये भी सही है। इसे 8 जुलाई 2025 को वायुसेना को सौंपा गया, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 जुलाई 2025 को इसे जो है नौसेना को सौंपा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला, भारत का पहला 12 किलोमीटर लंबा वन्य जीव ओवरपास कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रणथंभौर से चंबल तक। अगर चंबल की बात करें तो एमपी में स्थित है, रणथंभौर की बात करें तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई है, तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की बात करें तो इसका शुरुआत जो है वर्ष 2025 में किया गया है। अगर पीएम मिस्टी योजना की बात करें तो इसका जो शुरुआत है 2023 में किया गया था, यह मैग्रो वन से संबंधित था। अगर पीएम धन धान्य योजना की बात करें तो इसका जो शुभारंभ है वो 2025 में किया गया था। यह खाद्यान्न फसलों से संबंधित है, खाद्यान्न से संबंधित है। इसका जो लक्ष्य है वो 100 जिलों में खाद्यान्न को बढ़ावा देना है। अगला, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के संबंध में सही कथनों का चयन करें, तो 16 जुलाई 2025 को 5 वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया यह योजना है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष नहीं बल्कि 6 वर्ष के लिए यह योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका उल्लेख बजट सत्र 2024-25 में की गई थी, तो यह भी गलत है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो बजट सत्र 2025 से 2026 में किया गया था। 2025-26 में इसका उल्लेख किया गया था। अगला है, इनमें अधिक फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अत्यधिक फसल वाले को नहीं बल्कि कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, और इसका लक्ष्य रखा गया 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाना। तो तीनों कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सारे गलत हैं, तो ना तो 1 ना ही 2 और ना ही 3 कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन गलत हैं। अगला, प्रतिभूति बाजार में जेन स्ट्रीट को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया, तो प्रतिभूति बाजार की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, सेबी द्वारा इसे प्रतिबंधित किया गया। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो तुहिर कांता पांडे इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 नए केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसे वैश्विक व्यापार वित्त सम्मेलन की संज्ञा दी गई है, तो कौन से वो 2 केंद्र हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता तथा हैदराबाद है। अगर कोलकाता की बात करें तो पहली वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। हैदराबाद की बात करें तो मिस वर्ल्ड कॉन्क्लेव का आयोजन हैदराबाद में किया गया। शांति का प्रतिमा का स्थापना जो है हैदराबाद में किया गया। सूरज कुंड मेला की बात करें तो इसका आयोजन होता है जो फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। वर्तमान में इसका जो आयोजन हुआ था वो 38वां नंबर का आयोजन था। इंदौर और उदयपुर की बात करें तो यह वेटलैंड सिटी में जोड़े गए यह 2 मात्र शहर भारत से हैं, और इंदौर जो है स्वच्छ वायु गुणवांक में 8वीं बार प्रथम स्थान पे है भारत में। अगला, अमेरिका बहुराष्ट्रीय वैश्विक निवेश बैंकर और वित्तीय सेवा प्रदान मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कब तक बनेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2028 तक बनेगा। भारत वर्तमान में चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था देश है। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2025 ही रखा गया था।
अगला, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सहकारिता नीति की बात करें तो अमित शाह द्वारा शुरू किया गया। अमित शाह के द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक पुस्तक जो है लिखा गया था। अगला, भारत समुद्री निवेश मीट 2025 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो भारत समुद्र निवेश मीट की बात करें तो इसका आयोजन 1 जुलाई 2025 को लंदन में इंडिया हाउस में किया गया था। ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन पोत नौवहन और जलमार्ग यात्रा द्वारा किया गया है। ये बिल्कुल सही है। भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां शिपिंग और शिप बिल्डिंग में 100% एफडीआई की अनुमति है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों कथन अपने आप में सही है। अगला, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो भारत ब्रिटेन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसके संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो इस समझौता के तहत टैरिफ कम करने या हटाने से परस्पर व्यापारिक लाभ होगा। ये बिल्कुल सही है। यह भारत का 16वां सबसे बड़ा व्यापक व्यापार समझौता है। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही। अगला, रक्षा मंत्रालय द्वारा 19 से 21 सितंबर तक डिफेंस एक्सपो को आयोजन कहाँ किया गया? तो डिफेंस एक्सपो का आयोजन की बात करें तो यह किया गया था रांची में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ की बात करें तो इसको जो है एआई उद्योग के रूप में विकसित किया जा रहा है और एआई सिटी के रूप में भी। बेंगलुरु की बात करें तो बजरा महोत्सव 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। अगला कथन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कूट का प्रयोग करके इसमें उत्तर देना है। तो आकाश प्राइम की बात करें तो यह हो जाएगा आकाश प्राइम लद्दाख होना चाहिए। आगे देखते हैं, आईएनएस अजय की बात करें तो यह हो जाएगा कोलकाता। और अस्त्र मिसाइल की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा उड़ीसा। और उपग्रह ड्रोन 1 की बात करें तो इजराइल हो जाएगा। आकाश की बात करें तो यहाँ पर लद्दाख हो जाएगा। आकाश प्राइम नहीं होगा, लद्दाख हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3। अगला, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत को जो है 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, 15। अगला है, भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। तो यह भी गलत है, क्योंकि कृषि पारिस्थितिकी की बात करें तो यह हो जाएगा 20 और जलवायु की बात करें तो यह हो जाएगा 15। अगला है, पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से अधिक है। तो यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शुष्क जहाँ पे बोलता है उसका जो क्षेत्र होता है कम होता है, यहाँ पे शुष्क ज्यादा बोल रहा है। तो यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झूम एक है। तो झूम एक प्रकार की क्या है? तो झूम एक प्रकार की जो है कृषि खेती की एक पद्धति है। झूम खेती की बात करें तो सर्वाधिक या मेघालय में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्रों में झूम कृषि के अंतर्गत शामिल है? तो 50% से अधिक जो क्षेत्र है वो झूम कृषि में शामिल है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए तो मणिपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देशक के अधीन कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है। नहीं, निर्देशक एवं निर्देशक के अधीन कार्य करता है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह जो कार्य है वो व्यापार तथा वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत करता है। अगला है, एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो ये बिल्कुल सही है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 सही है। अगला, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण
कटिबंधीय चक्रवात से किन फसलों को लाभ होता है? तो लाभ की बात कर रहा है तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रबी फसलों को लाभ होता है। रबी फसल की बात करें तो गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। खरीफ की बात करें तो चावल जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। आगे, पहचानो कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में रबी की फसल अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काटी जाती है। ये बिल्कुल सही है। भारत में रबी फसल के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें की बात करें तो धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि रबी फसल की बात करें तो चना हो जाएगा रबी फसल और सरसों हो जाएगा रबी फसल। बाकी सोयाबीन, धान और मक्का यह जो है खरीफ फसल हो जाएगा। अगला है आस आस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आस जो है असम में और अमन जो है पश्चिम बंगाल में और बोरो जो है उड़ीसा में धान की यह फसल का प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं अनिवार्य हैं? तो गेहूं की खेती की बात कर रहा है तो इसके लिए जो अनिवार्य दशा है, पहला है बढ़वार अवधि के दौरान अनुकूलतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये गलत है क्योंकि बढ़वार यानी गेहूं के विकास के समय है, इसका जो तापमान है वो 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अगला है लगभग 100 दिनों की तुषारहीन अवधि। ये बिल्कुल सही है। हल्की चिकनी अथवा भारी दोमट मृदा, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री फसल बीमा सुरक्षा योजना के तहत कुल कितनी फसलों को शामिल किया गया है? तो वह 3 फसलों को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 फसलों की बात करें तो रबी, खरीफ और जायद को शामिल किया गया है। अगला, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो व्यापारिक नहीं है की बात करें तो बाजरा फसल जो है व्यापारिक नहीं है। बाकी गन्ना, कपास और केला ये व्यापारिक फसल है। बाजरा की बात करें तो भारत में कुल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादन जो है यूपी द्वारा किया जाता है और गन्ना का भी सर्वाधिक उत्पाद यूपी करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से किस राज्य में एक वर्ष में ओस, बोरो और अमन धान की फसलें उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में उगाया जाता है। अगला, अन्यों की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अत्यधिक उपयुक्त है? तो काजू के वृद्धि की बात करें तो लाल लेटराइट मिट्टी हो जाएगा काजू के वृद्धि के लिए। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में यानी हिमालयी क्षेत्रों में अत्यधिक पाया जाता है, जो फसल के लिए उपयोगी होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में पटसन यानी जूट की खेती सार्थक रूप से नहीं की जाती है? तो जूट की खेती किस राज्य में नहीं की जाती है? तो वह हो जाएगा असम में नहीं की जाती है। असम की बात करें तो चाय की खेती की जाती है। बाकी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में जूट की खेती की जाती है। अगला है फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चावल की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कपास की बात करें तो गुजरात हो जाएगा, राई सरसों की बात करें तो राजस्थान हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं चाय की कृषि के लिए अत्यधिक हैं? तो चाय की कृषि के संदर्भ में बात करना है तो उष्णकटिबंधीय और उष्णपोषण जलवायु होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। 150 सेमी से 250 सेमी परास वाली भारी वर्षा होनी चाहिए, यह भी सही है। मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होनी चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। मृदा में चूना की मात्रा नहीं होनी चाहिए और कार्बन की मात्रा मात्र 2% के लगभग में होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही, तीसरा गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सही कथन का चयन करना है।
तो पहला है कर्नाटक भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये बिल्कुल सही है। अरेबिका जो है कॉफी का एक किस्म है, तो यह भी सही है। शुरुआत में मैक्सिको से लाई गई अरेबिका किस्म का उत्पादन भारत में किया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि अरेबिका किस्म का जो कॉफी का उत्पादन शुरुआत में था वह मैक्सिको से नहीं लाया गया था, बल्कि वह यनम से लाया गया था। बाबा बुदन द्वारा लाया गया था इसको। ऑप्शन नंबर जो है डी 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं की कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। गेहूं को अति भारी वर्षा और अति उच्च तापमान की जरूरत होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि गेहूं को जो है निम्न वर्षा का जरूरत होता है। अगला, भारत में गेहूं सामान्यतः शीत ऋतु में उगाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। अगला है, भारत में रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्तमान में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित और यह सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। अमोनिया तथा यूरिया संयंत्र की बात करें तो हाल ही में इसे असम के नामरूप में स्थापित किया गया है। अगला जो है, सल्फर जो फास्फोरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है वह तेल शोधन कारखाना का उत्पादक है, तो यह भी कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही है। अगला, फसल के साथ उनके अग्रणी उत्पादन राज्य का भी मिलान करना है। तो ज्वार की बात करें तो यह हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सर्वाधिक उत्पादक है। बाजरा राजस्थान हो जाएगा, चावल का पश्चिम बंगाल हो जाएगा और चना का मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत की पहली बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन सी थी? तो वह दामोदर घाटी परियोजना थी, जो कि हाल ही में सबसे बड़ी भी है। अगला, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो हरित क्रांति की बात करें तो 1966 से 67 के बीच में इसका जो है किया गया था। इस समय के साथ निवेश घाटा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, गलत है। इसके समय के साथ निवेश जो है बढ़ता है, बाकी सभी कथन सही है। इसके लिए खाद और कीटनाशक की आवश्यकता होती है। इसके फसल की पैदावार में वृद्धि होती है। इसके अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों का उपयोग किया जाता है। अगला, हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ भी गलत कथन का चयन करना है। यह कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, तो यह जो है यह सही है। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया जाता था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसे वर्षा पोषित नहीं बल्कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसको लागू किया जाता था। इसका लक्ष्य मुख्यतः गेहूं और चावल उत्पादन के क्षेत्र से था, ये बिल्कुल सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया था, यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि अत्यधिक वर्षा नहीं बल्कि कम वर्षा की आवश्यकता है। अगला, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ सही कथन का चयन करना है। तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। बीज के उच्च उपज वाली किस्म HYV ने हरित क्रांति को सफल बनाया, यह भी सही है। मवेशियों तथा व्यापक उपयोग की हरित क्रांति के लिए घटक था, ये गलत है, क्योंकि मवेशियों का बात हरित क्रांति में नहीं किया गया था, इसमें बस फसल से संबंधित बात किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो गोल्डन क्रांति की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा बागवानी से। ग्रे क्रांति की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा उर्वरक से। और पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन से इसका संबंध हो जाएगा। काली क्रांति की बात करें तो पेट्रोलियम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 4 1 3।
आगे नीचे दिए गए कथन जिसमें अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए की बात करें तो भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत की बात करें जूट में सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है, ये बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं, भारत का जूट उत्पादन पीली क्रांति के कारण बढ़ा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत का जो जूट उत्पादन है वो गोल्डन क्रांति के कारण बढ़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित है? तो सुमेलित है की बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केरल का उत्पादन, केरल जो है रबर का उत्पादन करता है। गेहूं का उत्पादन की बात करें तो यूपी करता है। असम की बात करें तो यह चाय का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जूट एक रबी फसल है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि जूट रबी नहीं बल्कि एक खरीफ फसल है। अगला, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 तथा 3 दोनों सही है। अगला, भारत में रेशम की निम्नलिखित किस्मों को उसके उत्पादन के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी रेशम उत्पादन में सबसे कम कौन, ज्यादा कौन है, उसके बाद कम कौन है। तो पहले नंबर पे हो जाएगा रेशम। पहले नंबर की बात करें तो रेशम सहतूती रेशम हो जाएगा पहले नंबर पे 3। उसके बाद हो जाएगा दूसरे स्थान पे तसर। उसके बाद तीसरे स्थान की बात करें तो ईरी हो जाएगा। चौथे स्थान की बात करें तो मूंगा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1। अगला, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है, तो यह कथन सही है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कुल दालों का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन इसमें सोयाबीन का होता है, सोयाबीन दलहन फसल का। अगला, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, तो यह भी कथन गलत है। सबसे बड़ी, अगर रबी की बात करें तो वह बढ़ा है, खरीफ घटा है, यहाँ पे उल्टा कथन दे दिया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगला है, सही सुमेलित करना है और कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो रबर की बात करें तो इसका उत्पादक राज्य केरल हो जाएगा। कॉफी की बात करें तो कर्नाटक। जूट की बात करें तो पश्चिम बंगाल। कपास की बात करें तो गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 1 2 3। अगला, कथन ए तथा कारण आर दिया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, तो यह जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्पादकता भी यहाँ पे जिसका उत्पादन, जैसे गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है तो उत्पादकता भी वहाँ पे ज़्यादा है। चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र में ज़्यादा है तो उत्पादकता भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो यह गलत हो जाएगा। कारण की बात करें तो महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है किंतु आर सही है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से कथन तथा निष्कर्ष दिया हुआ है। तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सुअपवाहिक उर्वरक भूमि शीतकाल में 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान एवं लगभग 75 सेमी औसत वार्षिक वर्षा गेहूं उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन तथा कारण दोनों सही है। अगला,
कमलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई सिस्टम जो हाल ही में समाचारों में रहा था, कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में इसको निर्मित किया जा रहा है। अगला डॉट 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 भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध। भारत इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो क्या नाम रखा गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बानासुर सागर बांध, केरल में जो कि स्थित है। अगला निम्नलिखित में से विभिन्न की पहचान करें। तो श्वेत क्रांति अलग हो जाएगा जो कि दूध से संबंधित है, बाकी सभी कृषि से संबंधित है। अगला, भारत में नीली क्रांति किस काल अवधि में प्रारंभ की गई थी? तो नीली क्रांति की बात करें तो यह जो प्रारंभ था 1985 से 1990 के दशक में था। यह मछली से संबंधित था नीली क्रांति। अगला, नीचे दिए गए कथन, पहला कथन है मत्स्य पालन केवल स्वच्छ जल परिसंचरण में होता है, तो ये गलत है। अगला है मछली हमारे खाने के लिए पशु प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत है, तो ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक गलत है तथा दो सही है। अगला, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित की बात कर रहा है तो सर्वाधिक चावल का उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक गेहूं का उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक कपास की बात करें तो कर्नाटक। यह गलत हो जाएगा क्योंकि सर्वाधिक कपास की बात करें तो वह हो जाता है गुजरात। सर्वाधिक गन्ना उत्पादक उत्तर प्रदेश, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, भारत में कॉफी उत्पादक राज्य का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो पहले स्थान पे हो जाएगा कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में कृषि क्षेत्र से संबंधित स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित थी? तो स्वर्णिम क्रांति की बात करें तो यह जो है बागवानी तथा शहद से संबंधित के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार की खेती में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसलों उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित खेती का उपयोग किया जाता है। भारत में शुष्क खेती की जाती है। तो शुष्क खेती की बात करें तो 75 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क खेती की जाती है। अगला है निम्नलिखित स्थानांतरित कृषि व उनके क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो स्थानांतरित कृषि की बात करें तो वेबर की बात करें तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, पोंडू की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कुमारी की बात करें तो पश्चिमी घाट और बालरे की बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो HYV की बात करें अगर कृषि के क्षेत्र में तो हाई यील्डिंग वैरायटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से ई राष्ट्रीय कृषि बाजरा शुरू करने के संदर्भ में कौन सा सही है? तो सही की बात करें तो नवाचारित कृषिगत तकनीक को अपनाना, कीमत खोज तंत्र को विकसित करना और कृषकों के आय में सहायता देना। ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। अगला, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लगभग 85% उस समय जो व्यक्ति थे, मतलब परिवार जो था वो कृषि पर निर्भर था। अगला, उस कथन की पहचान करें जो रबर फसल की सबसे बारे में सबसे सही कथन नहीं है। तो रबर के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो यह एक भूमध्य रेखीय फसल है, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला, यह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है, ये बिल्कुल सही है। यह मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में उगाया जाता है, यह भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग कतिपय कारकों पर विचार करता है।
निम्नलिखित में से कौन सा उन कारकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उत्पादन लागत ये बिल्कुल सुमेलित है, घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें यह भी सुमेलित है, पिछले 3 वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का औसत ये सुमेलित नहीं है, मांग की पूर्ति दशा ये सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं लोग अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।